आइए देखते हैं, मजा आएगा। सतीश जी, क्या लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री तो घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वहां चुनाव आयोग अब बताएगा क्या? कैसे बताएगा ये कितने लोग घुसपैठिए पकड़े या कितने संदिग्ध नागरिकता वाले पकड़े? देखिए, तीन पक्ष है मानव जी। पहला तो ये कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हुंकार भरी है, अगर मिशन बंगाल उनके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है या नहीं, ये एक सवाल मैं शुरू से ही आपके चैनल पे कर रहा हूं। अगर बीजेपी चाहेगी तो बंगाल भी जीत जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और इस बार नहीं तो कब, एक बात यह है। दूसरी बात, जब अब जेएनजी भी उनके साथ आ गया तो भाई बंगाल में भी तो जेएनजी है, वो घुसपैठियों का सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहां से मुझे संकेत मिलता है कि हाँ, लगता है कि बहुत सीरियस है बीजेपी। हालांकि बीजेपी और टीएमसी में रिवॉल्विंग डोर है। इन दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री बायोलॉजी है, आपको हम तो अभी तक नहीं समझ में पाए। खास जानी दुश्मन है कि जानी दोस्त है, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर बंगाल में घुसपैठिया, जो आरएसएस का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मिशन बंगाल के रूप में प्रधानमंत्री जी और अमित शाह के ऊपर के आ गया, तो फिर ममता जी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तीसरा पक्ष, हालांकि ममता मजबूत है वहां। आपके ही एक व्यक्ति ने, आपके चैनल से संबंधित व्यक्ति जो टूर करके आए हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से मुझे बताया कि क्या यहां ये स्थिति है। सतीश सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनको रिटायर्ड पत्रकार तो बोलूंगी नहीं, पर जब वो यहां बैठकर एक चुटकी लेते हुए कहते हैं नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो बंगाल भी जीत जाएंगे, मुझे पता नहीं ये कहने के पीछे क्या संदर्भ था, पर यह जरूर कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया पर बार बार लांछन यदि कोई लगाएगा, आना कसेगा, तो मैं कहूंगी इसे भाजपा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो लोग कहते हैं भाजपा क्या इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है क्या ये लोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रवक्ता है क्या ये लोग? जी हां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रवक्ता बनने में क्या दिक्कत है? तो मैं यदि यहां बैठकर ईडी या इलेक्शन कमीशन या सीबीआई के पक्ष में बोलती हूं, आपके पेट में दर्द क्यों होता है? सतीश जी, आप मेरे से ज्यादा उम्र में बड़े हैं, आपका कद बड़ा है, मैंने आपको रिटायर्ड पत्रकार नहीं वरिष्ठ पत्रकार कहा। कहिए ना भाई, मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं तो आपको ईडी, सुनिए ना, आपको ईडी इसी का प्रवक्ता बोल रहा हूं। सतीश जी बोलने दीजिए। अभी मैं आपको बड़ी विनम्रता से यह कहूंगी सतीश जी, कांग्रेस के चरण चुंबक और आम आदमी पार्टी के चरण चुंबक बनना बंद कीजिए और अपनी खुद की जो आपकी इज्जत है बचाए रखिए। कांग्रेस पार्टी के चरण चुंबक बनना बंद नहीं संजू नहीं, पर्सनल आपको शोभा नहीं देता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संजू जी के पास फुर्सत कहां है? आज ही उन्होंने नया पद लिया है ईडी और ईसी के प्रवक्ता के रूप में। तो अगली बार से सोमनाथ जी और प्रियंका जी को मैं यही कहना चाहेंगे कि अगली बार से ईसी और ईडी आपके यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगी। अगले बार से आप देखिएगा संजू वर्मा ही आपके यहाँ आएंगे। इस मामले में जो नागरिकता और संदिग्ध नागरिकता वाला जो मुद्दा है, उसमें एडवांटेज इलेक्शन कमीशन है। ये आप कहेंगे कि ये क्या बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन को एडवांटेज है। भले नागरिकता नहीं तय कर सकता चुनाव आयोग, लेकिन संदिग्ध नागरिकता को तो पकड़ ही सकता है ना। तो कानून का कलर कैसे इस्तेमाल करना है वो देख लिया जाएगा, है कि नहीं? वो देख लिया जा सकता है। उसमें क्या है, तो इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ तो सकता ही है ना। तो अब देखते हैं ये घुसपैठिया वाला मुद्दा या संदिग्ध नागरिकता वाला मुद्दा जमीन पर एक्शन में कैसे दिखेगा। मुझे जो कुछ व्यक्तियों ने बताया, भाजपा के इंसाइडर ने बताया कि इस बार जो है बंगाल थोड़ा कड़ा है, तमिलनाडु ज्यादा इजी है। अभी जब हम लोग घुसपैठिया या संदिग्ध नागरिकता आदि आदि वाले पे बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहे जो कुछ भी कहे, आपको याद होगा कि बुलडोजर पर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए थे। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व है, उसने क्या क्या टिप्पणी की थी। तो ये तो तरीका है अपने अपने हिसाब से कैसे इसको इस्तेमाल करना। सवाल बस नियत की है। नियत अगर सही है, घुसपैठिए का बीमारी अगर बंगाल में नहीं है तो कहीं नहीं है देश में, ये भी बात सच है। तो सवाल एक पूछना चाहती हूँ कि ईडी जो है वो अभी तक हरियाणा के श्रम जो मंत्रालय है वहां क्यों नहीं पहुंची? 1500 का घोटाला है। यहाँ प्रधानमंत्री की जो कौशल विकास योजना है उसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
और ट्रेनिंग कितने लोगों को मिली है? वहां पर क्या है, 95% खाते गलत है, फोटो गलत है। और उसके बाद ये कहाँ कहाँ हुआ है? ये यूपी में हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंची? तो सवाल ये है कि ईडी नेशनल हेराल्ड केस में पहुंचती है जहां पर एजेएल हो या वहां पर जो यंग इंडिया हो, वहां पैसे का कोई लेना देना नहीं, पर वहां ईडी पहुंचती है। तो ईडी वहां पहुंचती है जहां उनको सरकार बनानी पड़ती है, चाहे वो हिमाचल की सरकार गिराने की कोशिश हो, चाहे कर्नाटक की सरकार गिरानी हो, चाहे वो झारखंड में जिस तरीके से हुआ, चाहे वो दिल्ली में हुआ। हर जगह ईडी क्या कर रही थी? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट कर रही थी। अब तो बच्चा भी जानता है इस देश का कि ईडी की क्रेडिबिलिटी क्या है। इसेंशियल फॉर डिटरेंस बन चुकी है ईडी। आज ईडी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ईडी जहां जाती है वहां खुद उसकी जांच होने लगती है। ये तो मजाक चल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। यानी ममता बनर्जी सही है ना, क्लीन है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। भ्रष्टाचार किया तो अब तक साबित क्यों नहीं हो पाया है? भ्रष्टाचार तो आप लास्ट टाइम भी आरोप लगा रहे थे। अरे भ्रष्टाचार तो आप नेशनल हेराल्ड में बता रहे थे। 12 साल से आप जांच कर रहे थे, एक पैसे का गबन नहीं हुआ। तो शर्त तो ईडी को आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए और उन न्यूज चैनल को आनी चाहिए जो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार हुआ और पैसे का लेना देना हुआ। आपने पार्टी अच्छा, ममता दीदी वापस आ रही है क्या? कांग्रेस की छवि खराब की। प्रियंका, ममता दीदी इल्जाम लगाती हूँ यहाँ पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता पर कि ये बैठ कर चिल्ला चिल्ला के टीवी चैनल पर लोगों की छवि खराब करते हैं। इनके ऊपर केस हो जाना चाहिए। और वास्तविकता ये है, यही हाल हो रहा है जो क्या कहते हैं घुसपैठियों का। अब बिहार में घुसपैठी क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपकी सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठी क्यों नहीं मिल रही? आपकी सरकार चल रही ना, जिम्मेदारी किसकी है? झूठ चल रही है। संजू एक सेकंड मौका दूंगा, रुक जाइए, एक सेकंड मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड। उत्तर प्रदेश में कौन जिम्मेदार है? भाई साहब, ये फोन लेके घुसपैठी ढूंढ रहे थे, उनकी पीठ पे रख के पूछे कहाँ है वो घुसपैठी है, कौन सी मशीन इजाद की अच्छा, है? प्रियंका आपने घुसपैठी ढूंढ रहे थे। अच्छा प्रियंका, वो थोड़ा बताइए ना, वो ममता बनर्जी वापस आ रही है? ममता बनर्जी बंगाल में वापस आ रही है या बीजेपी सरकार आ रही है? माना गुप्ता जी, सरकार तो जनता चुनेगी ना, कि इलेक्शन कमीशन चुनेगा तो फिर यही आ जाएगी। बैठी तो यही है बीजेपी पे एक प्रवक्ता। हाँ। इलेक्शन कमीशन ही चुन रहा है आजकल सरकार। दूसरी चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि राजस्थान में एक बीएलओ है कीर्ति कुमार, उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई कि मैं तो आत्महत्या कर लूंगा अगर आप लोग जो है ये सब बंद नहीं करेंगे। मुझसे खुलेआम कह रहे हैं कि जो है एक विशेष धर्म के लोगों का वोट काट दीजिए। आप उस पर भी तो बात करिए, उस पर बात नहीं करेंगे। अभी महिलाओं की बात कर रही थी, इनसे पूछिए कि 2023 में 8 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई, कहाँ है वो महिलाएं? मैं नहीं बताऊंगा। घुसपैठिया पर नहीं बताएंगे कितने संख्या है। इन्होंने दिल्ली के चुनाव में भी कहा था घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं। तो जो हमने कहा था घुसपैठिया कहां से आया, वहां से जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां से घुसा कि तुम हवाई जहाज से लेकर के आए, सब चुप। चुनाव खत्म हुआ, भाजपा वहां सत्ता में आई और उसके बाद फिर घुसपैठिए गायब। फिर ये पहुंचे बिहार, घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं, 65 लाख लोगों का नाम काट दिए और एक भी व्यक्ति को सिर मुड़वा के हथकड़ी पहना के जैसे भेज रहा है अमेरिका भारतीयों को, किसी को नहीं भेजा यहां से। तो आप लोग सवाल पूछते नहीं, चक्कर ये है, पता नहीं आप किस दबाव में आते हैं। लेकिन अब ये पहुंच गए बांग्लादेश। कौन सा सवाल नहीं पूछा? सारे सवाल पूछे, बताइए। सोमनाथ भारती एक सवाल बताइए जो नहीं पूछा। सुनिए, बताइए कौन सा नहीं पूछा? बिहार का चुनाव और दिल्ली का चुनाव दोनों नलीफाई हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है ना, उस पे भाजपा की दोनों सरकारें डिसमिस होगी, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि 2 स्टेप प्रोसेस है। संदिग्ध नागरिकता पर अगर सवाल आएगा तो सबसे पहले यह होता है कि इस व्यक्ति की नागरिकता का जो परिणाम है वो आएगा। मान लो मैंने कर दिया कि भाई मानव गुप्ता यहां का नागरिक नहीं है, हम उनका वोटर काट रहे हैं, तो ये फैसला पहले आएगा, तब तक वोट नहीं कटेगा जब तक मानव गुप्ता की नागरिकता का फैसला ना हो जाए। ये ऐसा प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आप पे आ गई ना जी, तो भाजपा को घुटने पे ला करके आंखों से अश्रु बहाएगी। ये मैं आपको बता दूं। तो लेने के देने पड़ गए। अच्छा, दूसरी बात समझ लीजिए। हाँ। बेसिक, मैंने कई बार मानक जी आपको समझ पूछा है, बेसिक पर्पज क्या है एसआईआर का? ऐसी कौन सी बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन देश में आ गया था कि एसआईआर करना पड़ा? क्या जरूरत थी? इनिशियल डॉक्यूमेंट क्या है?
किन कारणों से शुरुआत की गई, किसने की, आपको मालूम है मानक जी? मानक आपके जी। जरिए हो सकता है आपको तो पता हो, आपके जरिए मानक जी, ये इतना कुछ कह गए हैं, मुझे बोलने का मौका संजू, दीजिए। one second, पार्टी ने बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इन्होंने इम्यूनिटी दे दी है कि भाई आप पर कोई केस नहीं होगा। अच्छा ठीक। अश्विनी दुबे, आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, भाई आप ही बता दीजिए, क्या सोमनाथ भारती सही कह रहे हैं? एसआईआर में क्या सरकारें डिसमिस कर देगा सुप्रीम कोर्ट? पावर्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में अगर ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट आर्बिट्रीनेस के बेसिस पर जो इलेक्शन कमीशन के नॉमिनेटेड, सेलेक्टेड और इंप्लीमेंटेड रूल्स हैं उनको वायलेट करते हुए बना है तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा चुनाव कराने के लिए कह सकती है। लेकिन देखिए, दो बातें समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन जगहों पर इलेक्शन करवाने को लेकर एक बार भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है। इलेक्शन को डिसमिस करने के लिए या किसी चुनी हुई सरकार को डिसमिस करने के लिए संविधान में व्यवस्था है और व्याख्या है। अब सोमनाथ भारती ईडी पर कुछ बोलेंगे? ईडी को झारखंड हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जो हरी झंडी मिली है, प्रोटेक्शन मिला, उस पर नहीं बोलेंगे सोमनाथ भारती, क्योंकि वो सूट नहीं करता। ईडी का तो ये हाल हो गया है मानक जी, ये धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का ना घाट का रहा। मतलब जब जब चुनाव आता है, पहले उन्होंने ईडी का एक्सपेरिमेंट दिल्ली में किया, आपके चैनल पे और सभी चैनलों पे चला, रोज चलता था। आज ईडी का ऑफिशियल घर गया, केजरीवाल जी के यहां गया, सिसोदिया के यहां गया, संजय सिंह के यहां गया, रोज चलता था। चुनाव खत्म हुआ, भाजपा सत्ता पे काबिज हुई, ईडी का एक भी न्यूज कभी सुना है आपने उसके बाद दिल्ली को लेकर के? नहीं। अगर इंदौर में 23 लोग मर गए तो शर्म आनी चाहिए, भाजपा को डूब के मर जाना चाहिए। अहमदाबाद में सैकड़ों लोग बीमार हो गए, 7 साल की बच्ची मरी गंदा पानी पी करके, इनको शर्म आनी चाहिए। चाहे ये दिल्ली के अंदर हो, मतलब कोई भी जगह देख लीजिए, कभी भी कोई काम पर चर्चा ही नहीं है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। एनडीए के शासन के पूर्व जिनका शासन था, यूपीए का सरकार थी 10 साल, यूपीए ने जितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा, उसका 10% भी मोदी सरकार ने वापस नहीं भेजा। और ये बात घुसपैठ की करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जैसा वो बिहार में करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय बिहार में बहुत सारी शुगर मिलें, चीनी की मिलें जो है बंद है। प्रधानमंत्री समस्तीपुर के पास भाषण में हर बार ये बात कहते हैं विधानसभा चुनाव में कि अब की बार हमारी सरकार आएगी और 6 महीने बाद मोदी आएगा और इसी शुगर मिल के चीनी से चाय पीकर बिहार वासियों को तोहफा देगा। मजे की बात यह कि वो हर विधानसभा चुनाव में ऐसा बोलकर निकल जाते हैं। हमारे लोग यहाँ देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, इन्होंने दिल्ली में क्या वादे किए। संजय भाई एक सेकंड, ऐसा लग रहा है लेकिन आपके लिए अभी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। हो सकता है कि वो घुसपैठ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को फंसा दिया हो बेंच ने, लेकिन ईडी के मसले पर तो आप फंसे हुए हैं बुरी तरह। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ईडी के मसले, झारखंड में भी देख लीजिए क्या हुआ। ईडी के मसले पर एक अच्छी बात क्या हुई मानक जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को ईडी या अन्य कोई एजेंसियां राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक मामले में और चुनाव संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये लक्ष्मण रेखा जो है सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या खींच दी वो तो सबको पता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या लाइन खींच दी, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे चुनावी किसी बात में या राजनीतिक बात में आप कह रहे हैं ईडी नहीं आ सकती, हस्तक्षेप नहीं कर। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, नहीं तो ये तो मतलब ये अरे आपकी एफआईआर पर स्टे लगा दिया। मान लीजिए ना, आपने एफआईआर की थी ईडी अफसरों पर, उस पर तो स्टे लगा दिया ना। 2 हफ्ते के लिए परवर्ती सुनानी तक उन्होंने स्टे लगाया है। 2 हफ्ते तक लगाया है। अब मामला चलेगा, अब सर्वोच्च न्यायालय जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। लेकिन माननीय सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में जो टिप्पणी की है, ये भी अपने आप एक माइलस्टोन है। और मानक जी, मैं आपको एक बात बता दूं, बंगाल जीतना और नहीं जीतना, हारना, चुनाव में हार जीत होती रहती है। आज हमारी तो कल आपकी बारी है, यही गणतंत्र का नियम है। अरे भाई, लेकिन इनको देखिए महाराष्ट्र से जनता पार्टी, इनका विजय रथ तो देखिए कहां से कहां आ रहा है। 2024 के बाद देखिए क्या क्या जीत के आ रहे हैं। महाराष्ट्र भी जीत गए। अब महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, वहां एक नगर निगम का चुनाव जीतना, और वो भी इतनी कम मार्जिन से, और वो भी विपक्षी पार्टियों को तोड़कर 2, 3, 4 टुकड़ों में करके जो खेला हुआ है, इस खेल के संबंध में आप भी जानते हैं माननीय, और हम भी जानते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए।
मुझे सिर्फ ये कहना है कि कई बार क्या होता है मानक जी, हम लोग जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, अब देखिए कुल मिला के चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि वाकई इलेक्शन कमीशन फंस गया है या वाकई सरकार के सामने क्या कोई समस्या आने वाली है। इस पूरी अपॉर्चुनिटी को सोमनाथ भारती जी ने और संजू वर्मा जी के जो व्यक्तिगत कमेंट थे उसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसमें कई बार होता है क्या कि इस तरीके की बातों से अगर बचा जा सके व्यक्तिगत तौर पे तो हाँ, सही बात। और कांग्रेस के पास ठीक है, कांग्रेस निश्चित तौर पर लगातार हारती चली जा रही, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं होता ना कि लोकतंत्र में सवाल न पूछ पाए। अच्छा, मैंने ये देखा, मैंने जो नोटिस किया इस डिबेट से मुझे ये समझ में आया कि घुसपैठियों वाले मुद्दे पर संजू वर्मा के पास जवाब नहीं है, बीजेपी के पास जवाब नहीं है, कितने पकड़े एसआईआर में कितने पकड़े बताना पड़ेगा, और ईडी वाले पर इनके पास जवाब नहीं है। ईडी वाले पे आप देखिए ना, अजीब स्थिति है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उनको प्रोटेक्शन मिला, ईडी नहीं बिल्कुल प्रोटेक्शन मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ रोक लगा दी और कहा कि अराजकता की स्थिति को जन्म नहीं दिया जा सकता है। साफ साफ ये कहा गया। तो उस पर संजय जी के पास भी जवाब नहीं था, टीएमसी के पास की, जो वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की नजीर पेश की तो कंजक्चर पर वो जाएंगे, फैसले पर नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि सब अपनी सहूलियत के हिसाब से बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात मानना पड़ेगा, लोकतंत्र में चाहे जीत हो चाहे हार हो, राजनीतिक दलों के पास सवाल पूछने का अधिकार है, वो पूछेंगे और इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं करें तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। अश्विनी तुम्हें कुछ कहना चाह रहे हैं? अश्विनी जी बोलिए जल्दी, 20 सेकंड। मुझे 30 सेकंड। मानक भाई, मुझे लगा था कि संघवाद की शक्तियों पर, फेडरलिज्म पर, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी और लॉलेसनेस, दो हमारी शक्तियां जो आपस में सेंट्रल एजेंसी और स्टेट एजेंसी टकरा रही, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि एक क्षेत्रीय शक्ति और केंद्रीय शक्ति, दोनों की शक्तियों के बीच में जो टकराव है वो संविधान के स्मूथ रनिंग के लिए ठीक नहीं है। दोनों की शक्तियों पर अगर हम चर्चा करें तो मैं समझता हूं संघवाद की जो अवधारणा है उसको हम सही तरीके से चला सकेंगे। और अभी जो एपिसोड शुरू हुए हैं वो एपिसोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, हमारे फेडरलिज्म के खिलाफ, हमारे देश की दो जो राज्यों की और केंद्र की जो एजेंसीज हैं उनके खिलाफ जो टकराव है वो ही लॉलेसनेस है। बिल्कुल सही। खत्म।